वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पर्सनैलिटी का मीनिंग, डेफिनेशन, प्रभावित करने वाले कारक और कुछ क्वालिटीज के बारे में समझाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो कह सकते हैं कि व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुण या फिर व्यक्ति की विशेषताएं, लक्षण, उसकी जो क्वालिटीज जिनके माध्यम से वो समाज में सरवाइव करता है या फिर कह सकते हैं जिनके माध्यम से वो एक अपनी अलग पहचान बनाता है, तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, जैसे कि शरीर द्रव्य के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर, सामाजिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक आधार पर, आधुनिक आधार पर। तो इस तरीके से कई आधार पर अलग अलग विद्वानों ने वर्गीकरण किया है, जिन्हें हम एक एक को अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहला जो है वो है शरीर द्रव्य के आधार पर। ये जो वर्गीकरण व्यक्तित्व का किया वो किया हिप्पोक्रेटस ने। ये एक ग्रीक या फिर कह सकते हैं यूनानी चिकित्साशास्त्री थे और इनकी एक बुक थी नेचर ऑफ मैन। ये इनकी एक बुक थी नेचर ऑफ मैन। इसमें इन्होंने ये जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया, व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया वो इस बुक के अंदर किया, नेचर ऑफ मैन नाम की इनकी बुक थी। तो जो वर्गीकरण किया, प्रकार बताए, उनमें जो पहला प्रकार है वो है काला पित्त वाले व्यक्ति, काला पित्त वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो जो इसमें बताया कि जो काला पित्त वाले व्यक्ति होते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व मतलब कैसा होता है। तो वो उदास, हताश, मंदित या फिर कह सकते हैं निराशावादी टाइप के होते हैं। मतलब एक दुखी आदमी जो होते हैं, जो कहें कि दिन भर दुख, शोक और उदास में डूबा रहते हैं, वो होते हैं काले पित्त वाले। ये जो थे वो शरीर द्रव्य, ये मतलब बॉडी के अंदर जो लिक्विड होता है, पित्त होता है, उसके आधार पे इन्होंने वर्गीकरण किया था, जिसमें पहला था काला पित्त। तो उसके जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं उदास, हताश, निराशावादी। और फिर आता है पीला पित्त। जो पीला पित्त वाले व्यक्ति होते हैं वो उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, वो होते हैं क्रोधी, चिड़चिड़े, गुस्सैल, यानी मतलब दिन भर उनको किसी ना किसी बात पर गुस्सा आता रहता है, तो वो होते हैं पीले पित्त वाले। फिर आता है कफ या श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले। तो ये जो कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एकदम भाव शून्य, निष्क्रिय यानी विरक्त, मतलब बिल्कुल अलग से। इन्हें मतलब निष्क्रिय यानी इन्हें कुछ नहीं करना है, ना तो इनको कह सकते हैं, ना तो ये खुश है, ना ये दुखी है, ना ये निराश है, ना ये चिड़चिड़े, निष्क्रिय है, मतलब इन्हें कुछ पड़ी नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। फिर आता है रुधिर प्रवृत्ति वाले या फिर कह सकते हैं इन्हें हम रक्त प्रधान वाले व्यक्ति। जो इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, तो इनका जो व्यक्तित्व होता है वो होता है ये एकदम हंसमुख, प्रसन्नचित्त, आशावादी, मतलब होपफुल वाले व्यक्ति रहते हैं ना, जिन्हें मतलब हर काम से ये आशा रहती है कि ये काम तो मेरा सक्सेस हो जाएगा। इस तरीके से खुश मिजाज, प्रसन्नचित्त वाले व्यक्ति होते हैं रुधिर प्रवृत्ति वाले, रक्त प्रधान वाले व्यक्ति। पित्त, पित्त होता है बाइल। पित्त को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल, पित्त को हम बोलेंगे बाइल। तो इस तरीके से हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार बताए, जिनमें काला पित्त वाले होंगे उदास, पीले वाले होंगे क्रोधी, चिड़चिड़े, और कफ वाले होंगे भाव शून्य, मतलब कोई लेना देना नहीं, निष्क्रिय, और रुधिर वाले होंगे खुश मिजाज या प्रसन्न। अगला जो वर्गीकरण किया गया वो किया गया शरीर रचना के आधार पर, जो जिसमें 2 विद्वान है, क्रेशमर और सेल्डन। दोनों ने वर्गीकरण किया व्यक्तित्व का, वो भी किसके आधार पर, शरीर रचना के आधार पर। जो पहले पढ़ा वो था शरीर द्रव्य के आधार पर। तो सबसे पहले हम क्रेशमर ने जो वर्गीकरण किया शरीर रचना के आधार पर उसे देखते हैं। क्रेशमर ने 3 प्रकार का वर्गीकरण बताया इधर, पिकनिक प्रकार का, एथलेटिक प्रकार का, एस्थेनिक प्रकार का, और एक तीनों का मिश्रित रूप कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट है पिकनिक प्रकार का, तो उसमें जो पिकनिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं। अब देखिए आप खुद ही इमेजिन कीजिए, जो व्यक्ति पिकनिक पे जाएगा तो वो कैसा होगा। ऑब्वियसली वो खुश मिजाज होगा, प्रसन्नचित्त होगा, या फिर कह सकते हैं कि घूमने और खाने पीने, मौज मस्ती करने के शौकीन वाला
होगा। लेकिन उसका जो शरीर होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा, उसका कद होगा छोटा और शरीर भारी और मोटा होगा, या फिर कह सकते हैं कि चर्बी वाला व्यक्ति वो होगा। यानी होते हैं ना छोटे मोटे गोल मटोल टाइप के से, जो खाने पीने और मतलब हंसने के शौकीन होते हैं। तो इस तरीके से जो शरीर रचना उसकी कैसी होगी, कद छोटा, शरीर भारी मोटा, चर्बी युक्त, गर्दन भी उनकी छोटी होती है। और ये कैसे लोग होते हैं, घूमने के शौकीन, मौज मस्ती करने के, खाने पीने के शौकीन, इस टाइप के ये होते हैं। इनको कभी भी क्या गुस्सा नहीं आता है। और इनको क्या बोलते हैं, इनको साइक्लोआइड या फिर गोलकाय भी इन्हें कहा जाता है। अब कोई व्यक्ति छोटा और मोटा होगा तो उसे गोलकाय कहेंगे, तो ये तो आपके लिए इजी होगा। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे याद रखेंगे, पिकनिक प्रकार वाले को साइक्लोआइड कहा जाएगा। देखिए कोई पिकनिक पे जाता है, अब हम पैदल जाएंगे, मान चलिए हम पिकनिक पर जा रहे हैं, अब हम पैदल जाएंगे तो हम थक जाएंगे, तो इसलिए क्या हम साइकिल पे हम घूमने निकलते थे पिकनिक मनाने, तो कैसे निकलते थे, साइकिल पे फ्लावर्स वगैरह लगा के, और जब जाते हैं मस्ती से पिकनिक मनाने, तो क्या पिकनिक पर जा रहे हैं हम किससे, साइक्लोआइड को आप समझ लीजिए साइकिल, हम पिकनिक पर जा रहे हैं साइकिल पे बैठ के, तो पिकनिक प्रकार वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा, साइक्लोआइड। तो ये हो गई एक छोटी सी ट्रिक जिसके जरिए आप इसे याद रख सकते हो। और पिकनिक पर जाने वाला व्यक्ति कैसा होगा, खुश मिजाज, खाने पीने घूमने का शौकीन वाला, शरीर उसका छोटा मोटा, गर्दन छोटी और चर्बी वाला वो होगा। फिर आता है नेक्स्ट एथलेटिक प्रकार। एथलेटिक, अब देखिए एथलेटिक किनको बोलते हैं, एक तरीके से खिलाड़ी या फिर कह सकते हैं वो जो दौड़ लगाने वाले जो होते हैं उन्हें हम एथलेटिक बोलते हैं। अब तो सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति कैसे होंगे, वो व्यक्ति तो ऑब्वियसली मजबूत, बलवान, ताकतवर, वो स्ट्रांग होंगे। अब उनकी शरीर रचना कैसी होगी, ना तो वो अधिक लंबे होंगे और ना ही अधिक वो छोटे होंगे। और कैसे होंगे कि ना तो उन्हें क्रोध आता होगा, और मतलब वो क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर बिल्कुल भी नहीं आएगा, इनको क्रोध आएगा भी तो वो क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं। फिर है कि वो सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, मतलब समाज में एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजित होते हैं, यानी खुद को एडजस्ट करने वाले ये व्यक्ति होते हैं। और इनका शरीर कैसा होता है, ना तो अधिक लंबा और ना अधिक छोटा, और मजबूत ताकतवर। इनको क्या कहेंगे, सुडौलकाय या फिर पुष्टकाय। अब इसे याद करना तो बहुत इजी है, जो एथलेटिक है वो तो ऑब्वियसली मजबूत ताकतवर और सुडौल, और पुष्टकाय एकदम स्ट्रॉन्ग ताकतवर तो हो गई। फिर आता है नेक्स्ट एस्थेनिक प्रकार। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं कि शरीर रचना कैसी होगी, दुबले पतले, चिड़चिड़े, क्रोधी होंगे। और फिर इनमें जो क्वालिटी होगी क्या होगी, मतलब दिन भर दिन में सपने देख रहे हैं, दिन में इमेजिन कर रहे हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां घूम रहे हैं, तो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं। हम कह सकते हैं थोड़े लेजी टाइप ये व्यक्ति होते हैं। और इनमें इनके मानसिक रोग होने की संभावना होती है, वो तो होगी जब तुम दिन भर बैठे बैठे इधर उधर सपनों में घूमते रहोगे, सोचते रहोगे, चिड़चिड़ापन रखोगे, तो मानसिक रोग होने की संभावना तो होगी। अब बात आती है कि देखो पिकनिक प्रकार का तो आप याद रख लोगे साइकिल से ट्रिक लगा के कि पिकनिक वाला घूमता फिरता है। फिर आता है एथलेटिक वाला, एथलेटिक आप लगा ही लोगे कि वो पुष्टकाय, मजबूत, ताकतवर होता है। एस्थेनिक को याद रखने के लिए अब एस्थेनिक, यहाँ वर्ड आया एस्थेनिक, इसे आप अस्थि बना लिए। अस्थियां क्या होती है, हड्डियां। अब देखिए जो दुबला पतला होगा उसकी क्या सारी हड्डियां दिख रही है, बॉडी एकदम कृष्णकाय जैसी होगी, तो यानी एस्थेनिक को अस्थि सी बना लेना, जिसकी अस्थियां निकल रही हो, दिख रही हो, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, दुबला पतला चिड़चिड़ा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक लगा के हम कोरिलेट कर लेंगे। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों को सिजोआइड, ऐसे जो व्यक्ति हैं इन्हें सिजोआइड या फिर लंबकाय कहा जाता है। सिजोआइड या लंबकाय इन्हें कहा जाता है। साइक्लोआइड गोलकाय, इन्हें सुडौल पुष्टकाय, और इन्हें कहते हैं सिजोआइड लंबकाय। फिर आता है तीनों का मिश्रित रूप, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि पिकनिक प्रकार के भी होते हैं, एथलेटिक भी होते हैं और एस्थेनिक भी होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे डाइप्लास्टिक या फिर ऑसप्लास्टिक, या फिर हम इन्हें मिश्रित काय भी कह सकते हैं, यानी मिले जुले, जिनमें तीनों के लक्षण पाए जाएंगे थोड़े थोड़े, तो उन्हें क्या कहेंगे, डाइप्लास्टिक, ऑसप्लास्टिक। अगला वर्गीकरण जो किया वो किया सेल्डन ने, वो भी शरीर रचना के आधार पर, और पहले हमने देखा था क्रेशमर का। तो इन्होंने 3 प्रकार का पर्सनैलिटी बताई व्यक्ति की, जिसमें पहला है गोलाकार या एंडोमार्फिक। ये जो गोलाकार या एंडोमार्फिक है, ये क्रेशमर के पिकनिक प्रकार से मिलती जुलती थी।
जो पिकनिक प्रकार था उससे मिलती जुलती इसकी विशेषताएं थी, यानी जो शरीर रचना है गोलाकार या एंडोमॉर्फिक की, वो व्यक्ति कैसे होंगे, वही मोटे, कद में छोटे, चर्बी युक्त वाले, और लेकिन स्वभाव में विनोद प्रिय, प्रशंसित स्वभाव वाले, और उनके स्वभाव में शिथिलता होगी, सामाजिकता यानी समाज में सामंजस्य वाले होंगे, और मिलनसार वाले यानी समाज में मिलजुल कर रहने वाले, एक दूसरे से बात करने वाले, इस टाइप के होते हैं गोलाकार या एंडोमॉर्फिक। यानी हम कह सकते हैं जो क्रैशमर का पिकनिक प्रकार के व्यक्ति थे उनके जैसा ही है गोलाकार या एंडोमॉर्फिक। अच्छा, अब इसकी एक ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे याद रखेंगे इसे, गोलाकार को एंडोमॉर्फिक कहेंगे। तो देखिए इसमें एंडो आया है, एंडो को आप अंडा जैसा समझ लीजिए। तो अंडा कैसा होता है, गोल गोल होता है, तो एंडोमॉर्फिक कैसे होंगे, गोलाकार वाले। और जो सेल्डन है उसने विस्रोटेनिया भी गोलाकार व्यक्तियों को विस्रोटेनिया भी कहा। फिर सेकंड आते हैं आयताकार या मेसोमॉर्फिक। तो ये जो आयताकार या मेसोमॉर्फिक है ये क्रैशमर के एथलेटिक, जो हमने पढ़ा था अभी पहले, एथलेटिक क्रैशमर का वर्गीकरण, उसकी जैसी विशेषताएं, उसकी जैसी शरीर रचना आयताकार या मेसोमॉर्फिक की होती है। जैसे कि इनका जो शरीर है वो कैसा होगा, चौड़ा होगा, ना तो अधिक लंबे होंगे ना अधिक छोटे होंगे, ताकतवर होंगे, स्वस्थ होंगे और जोखिम उठाने वाले होंगे, बहादुर होंगे, बलवान होंगे। तो उसी तरह की विशेषताएं हैं आयताकार या मेसोमॉर्फिक की, जिसे सेल्डन ने सोमेटोटेनिया कहा। फिर आता है थर्ड लंबाकार या एक्टोमॉर्फिक। इसकी जो विशेषताएं थी वो क्रैशमर के एस्थेनिक प्रकार से मिलती जुलती है। एस्थेनिक प्रकार के व्यक्ति की शरीर रचना कैसी थी, लंबे, पतले दुबले, चिड़चिड़े। तो इसी तरीके से यहाँ पे लंबाकार और एक्टोमॉर्फिक की जो वो होगी शरीर रचना उसी तरीके की होगी, लंबे, पतले, दुबले। और इनकी जो बुद्धि है होती है वो कुशाग्र होती है, इन्हें कम मिलजुलना पसंद होता है और थोड़े कलात्मक होते हैं। यानी इंट्रोवर्ट इसे हम कह सकते हैं कि अपने में ही दिवा स्वप्न में जैसे कि वो खोए रहते, तो ऐसे ही ये भी इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी अपने में ही खोए रहते हैं, इन्हें मिलना जुलना अधिक पसंद नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से ये तीन एंडोमॉर्फिक, मोसेमोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और गोलाकार, आयताकार या लंबाकार, शेल्डन ने इस तरह के तीन प्रकार बताए जो कि क्रैशमर के पिकनिक प्रकार, एथलेटिक और एस्थेनिक से मिलती जुलती इनकी शरीर रचनाएं थी। अगला वर्गीकरण मनोविज्ञान के आधार पर किया गया, यानी मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण ये किया गया यूंग के द्वारा। कभी कभी एग्जाम में यूंग की जगह जुंग नाम भी आ जाता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं, यूंग या जुंग जो भी आता है, तो वो है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। तो इन्होंने तीन प्रकार का व्यक्तित्व बताया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, यानी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। तो इस तरीके से ये तीन प्रकार के। अब हम देखते हैं फर्स्ट अंतर्मुखी। जो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय और स्वार्थी, आत्मकेंद्रित, अध्ययनशील और रूढ़िवादी होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति मतलब या तो दिन भर अध्ययन करते रहेंगे, अपने में ही खोए रहेंगे, उनको बहुत सारे लोगों में बैठने की जगह एकांत पसंद होगा, या फिर कहेंगे कि वो थोड़े संकोची होंगे, मतलब किसी अपनी बात को कहने में उन्हें लज्जा आएगी, शर्म आएगी, वो संकोच करेंगे। यानी कह सकते हैं कि अपने जो मन के विचार है उनको वो बाहर नहीं निकालते, वो अंदर ही अंदर उनमें गुड़मुड़ चलता रहता है, लेकिन वो अपने व्यूज को प्रेजेंट नहीं करते किसी के सामने। और वो आत्मकेंद्रित यही होता है कि मतलब अपने में ही लगे रहना, अपने विचारों को अपने में ही रखना, मतलब वो काफी ज्यादा आत्मकेंद्रित होते हैं। रूढ़िवादी होते हैं, मतलब जो पुराने रीति रिवाज है उनको मानने वाले, रूढ़िवादिता से जुड़े हुए होते हैं, यानी वो जो नए विचार है उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी, यानी अपने में ही खोए रहना, एकांत प्रिय। तो जो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो रचनाकार, गणितज्ञ या फिर कह सकते हैं लेखक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो रचनाकार का, लेखक का, कवि हो गए या फिर दार्शनिक हो गए,
तो इनका जो व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी होता है। यानी कह सकते हैं कि इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आगे चलकर रचनाकार, गणितज्ञ या साइंटिस्ट, लेखक ये बनते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है बहिर्मुखी यानी अपने अंदर की सारी भावनाओं को बाहर निकाल देना, अंतर्मुखी अंदर ही रख लेना। यानी जो बहिर्मुखी होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा होपफुल होते हैं, मतलब वो ऐसे निराशा में, जैसे कि अंतर्मुखी निराशा में डूबे रहते हैं, लेकिन बहिर्मुखी होपफुल वाले यानी आशावादी होते हैं, काफी साहसी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों से मिलना, उनसे बातें करना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें पार्टी वगैरह बहुत पसंद होती है, तो वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी काफी खुश मिजाज, मतलब ऑल टाइम वो इतने प्रसन्नचित्त और खुश दिखाई देते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं बहिर्मुखी वाले। और ये क्रिएटिव भी होते हैं। ऐसे जो ये बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं, सृजनशील होते हैं। और इस तरह के व्यक्तियों का व्यक्तित्व किन लोगों में पाया जाता है, जैसे कि एक शिक्षक हो गया, तो अगर शिक्षक अपने विचार अपने पे ही रख लेगा तो दूसरों को पढ़ाएगा कैसे, बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, अपना नॉलेज दूसरों को कैसे देगा। तो इसलिए शिक्षक कैसी क्वालिटी, कैसी पर्सनैलिटी होती है उसकी, वो होती है एक्सट्रोवर्ट। नेता हो गया, नेता को जाके जगह जगह भाषण देने होते हैं तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है। व्यापारी लोग भी क्या काफी सारे मतलब जाते हैं, इधर उधर आते हैं, अपने व्यापार के बारे में बातें करते हैं, लोगों के साथ डील करते हैं। वकील हो गए, तो ये सब लोग कैसे होते हैं, मतलब इनका कह सकते हैं कि ये लोग ज्यादा बोलने वाले होते हैं। यानी इनका मतलब अगर ये अपने भावनाओं को बाहर ना रखे तो फिर इनका जो प्रोफेशन ही नहीं होगा। तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले शिक्षक, नेता, व्यापारी हो गए, वकील हो गए, क्रांतिकारी टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट। फिर नेक्स्ट आता है उभयमुखी, एम्बिवर्ट। यानी उभयमुखी, उभय क्या होता है यानी दोनों, तो जिसमें दोनों के गुण मिले, यानी अंतर्मुखी के भी और बहिर्मुखी के भी, वो होते हैं उभयमुखी। ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समायोजित होते हैं और इनका व्यक्तित्व उचित टाइप का होता है। यानी ये सारी जगह एडजस्टमेंट अपना बिठा लेते हैं, क्योंकि उनमें थोड़े से गुण ऐसे भी हैं और थोड़े से बहिर्मुखी वाले भी हैं। तो इस तरीके से ये लोग सारी जगह अपना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बिठा लेते हैं, थोड़ा सा इनको निराशाजनक भी होते हैं तो थोड़े से ये आशावादी भी होते हैं। तो ये था युंग का वर्गीकरण। अभी आधुनिक समय में जो सबसे ज्यादा प्रचलित वर्गीकरण है वो है युंग का, या फिर कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस वर्गीकरण है वो है युंग का। अभी जो हम पर्सनैलिटी आधुनिक समय में लोगों में देखते हैं वो है युंग का वर्गीकरण, यानी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। व्यक्तित्व का अगला वर्गीकरण जो है वो है समाजशास्त्रीय वर्गीकरण, यानी समाज के आधार पर वर्गीकरण, जो कि किया स्प्रेंगर ने। स्प्रेंगर के द्वारा ये वर्णन किया गया। स्प्रेंगर की एक बुक थी टाइप्स ऑफ मैन। टाइप्स ऑफ मैन में स्प्रेंगर ने रुचियों के आधार पर, किसके आधार पर, रुचियों के आधार पर 6 भागों में व्यक्तित्व को बांटा, जिन्हें हम देखेंगे। जिनमें है, फर्स्ट है सैद्धांतिक, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि सिद्धांतवादी होते हैं, जिन मतलब जो कि प्रिंसिपल्स, उनके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स पे जीना पसंद करते हैं, वो होते हैं सैद्धांतिक। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं कवि हो गए या लेखक हो गए। तो इनके क्या होते हैं, इनके खुद के सिद्धांत होते हैं, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कवि या फिर हो गए लेखक, यानी जो भी लिखना पसंद करते हैं, और रचनाकार हो गए, वो सब आते हैं। फिर सेकंड में आता है आर्थिक। आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वो होंगे जिन्हें धन इकट्ठा करने का वो होता है, क्या कहते हैं, एक जज्बा होता है, धन एकत्रित करने की एक ललक होती है। तो ऐसे जो व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है वो होता है आर्थिक वाला। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, व्यापारी हो गए, उद्योगपति हो गए, यानी बिजनेसमैन वगैरह, यही होते हैं जिन्हें धन एकत्रित करने के लिए ये काफी ललकता रखते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं धार्मिक। धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वो होंगे जो कि एक तरीके से ये आध्यात्मिक या फिर रहस्यवादी तौर पे जो धर्म अनुष्ठान कराए, अध्यात्म को फॉलो करें, तो वो होते हैं धार्मिक व्यक्तित्व वाले। जैसे कि पंडित हो गए, पुजारी हो गए, साधु संत हो गए, ये सब क्या होते हैं, धार्मिक व्यक्तित्व वाले। फिर होता है राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिन्हें की पावर चाहिए, जो कि सत्ता की लोलुपता होती है, जिनमें जिनको कह सकते हैं कि जिनको पावर की बहुत ज्यादा लोलुपता हो, ललक हो, पावर की भूख हो, तो वो होते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व वाले। जैसे कि नेता हो गए या फिर प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व वाले। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक, यानी ऐसे व्यक्ति जो समाज में रहकर समाज की सेवा करें,
जैसे कि समाज सेवी, यानी ट्रस्ट वगैरह वेलफेयर में जिनमें काम करते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो वो होते हैं समाज सेवी। जैसे कि अभी कोरोना के समय सोनू सूद ने कितनी ज्यादा समाज सेवा की, वो तो आप सब लोगों को पता ही है। फिर नेक्स्ट आता है कलात्मक। कलात्मक ऐसे व्यक्ति जिन्हें कला पसंद हो। कला क्या होती है, एक तो प्रकृति प्रेमी हो, यानी कलाकार, जैसे कि चित्रकार हो गए, या फिर कोई भी जिस पेंटिंग करने वाले, ड्राइंग करने वाले, अलग अलग जिन्हें कलाएं पसंद हो, यानी प्रकृति, सौंदर्य, ये सब जिन्हें बहुत पसंद हो, वो होते हैं कलात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो इस तरह रुचियों के आधार पर है, तो ये वर्गीकरण समाज के आधार पर, यानी समाजशास्त्री, लेकिन उन्होंने अपनी बुक टाइप्स ऑफ मैन में रुचियों के आधार पर इस तरह 6 प्रकार के भागों में बांट के व्यक्तित्व को स्प्रेंगर ने बताया। और नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है कल्पनाशीलता या विचार के आधार पर वर्गीकरण, जो कि किया किसने, थॉर्नडाइक ने। ये विचार के आधार पर भी है, विचार या फिर कल्पना के आधार पर वर्गीकरण। इसमें जो फर्स्ट है वो है प्रत्यक्ष विचारक, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि प्रत्यक्ष घटनाओं पे, मतलब ऐसा व्यक्तित्व जो कि प्रत्यक्ष घटनाओं पे विचार कर कर तुरंत एक्शन ले। तो ऐसा व्यक्तित्व किंग का होता है, तो ऐसा व्यक्तित्व होता है पुलिस अधिकारी या पुलिस प्रशासन से जुड़े जो व्यक्ति होते हैं, हवलदार टाइप में हो गए, तो उन लोगों का होता है प्रत्यक्ष विचारक। फिर सेकंड थॉर्नडाइक ने बताया सूक्ष्म विचारक। सूक्ष्म विचारक यानी ऐसे व्यक्ति जो कि किसी कार्य का या फिर किसी भी घटना का गहनता से अवलोकन करे, यानी डीपली किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करे, तो वो कौन से विचारक होंगे, सूक्ष्म विचारक। जैसे कि न्यायाधीश हो गए, जज, कोर्ट में वकील वगैरह जो होते हैं, यानी कह सकते हैं कि न्याय से संबंधित जो अधिकारी या व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, हर चीज का गहनता से अवलोकन करते हैं। फिर थर्ड बताया स्थूल विचारक, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि लाभ और हानि के आधार पर विचारों का निर्माण करे। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है कि लाभ और हानि के आधार पर वो हर चीज को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं व्यापारी और नेता, क्योंकि व्यापार में लाभ हानि, नेता भी अपने लॉस प्रॉफिट को जरूर देखता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो व्यक्ति लाभ हानि के आधार पर अपने विचारों का निर्माण करते हैं वो होते हैं स्थूल विचारक। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक ने 3 वो बताए व्यक्तित्व के प्रकार, प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक और स्थूल विचारक। फिर आता है भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित वर्गीकरण। ये जो वर्गीकरण किया है ये किया कपिल मुनि ने। ये व्यक्ति के स्वभाव या गुणों, उनके आधार पर वर्गीकरण है, स्वभाव या कह सकते हैं व्यक्ति के गुण के आधार पर कपिल मुनि ने वर्गीकरण किया। एक तरीके से भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित वर्गीकरण है, जिसमें फर्स्ट आता है सात्विक या फिर कह सकते हैं सत्वगुणी। अब देखिए सात्विक, सत आ रहा है मतलब सफेद। जैसे कि ऐसे व्यक्तित्व में ऐसे गुण के कौन से व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति जो कि धार्मिक यानी धर्म अनुष्ठान का कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं सात्विक, सत्व गुण वाले। यानी एक सफेद, जैसे सफेद यानी शांत, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं जो कि दूसरों का भला चाहते हैं, वो होते हैं सात्विक सत्वगुणी। फिर सेकंड आते हैं राजसी या रजोगुणी। इनका जो रंग होगा वो होगा लाल। रज का मतलब क्या होता है, लाल। तो यानी ये होते हैं रजोगुणी। ये कैसे होते हैं, कर्म प्रधान, महत्वाकांक्षी या सत्ता इच्छुक। जैसे कि इनमें हम क्षत्रियों को रख सकते हैं जो कि कर्म प्रधान, कर्म करने वाले, महत्वाकांक्षी होते हैं। इनको सत्ता, पावर चाहिए होती है, पावर के ये इच्छुक होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट तामसी या तमोगुणी, यानी जिनमें तामसी या तम गुण होते हैं। तम क्या होता है, अंधेरा। तो अंधेरे के लिए इधर कौन सा कलर आएगा, काला। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, आलसी होंगे, सुख लोलुपता वाले यानी सुख में विश्वास रखने वाले होंगे, या फिर कह सकते हैं अमानवीय व्यवहार, उनके अंदर मानवता नहीं होती है। जैसे कि भी किसी को मारना, पीटना, काटना टाइप के काम वो करने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि वो अमानवीय व्यवहार वाले होते हैं, तामसिक गुण वाले। यानी और ऐसे व्यक्ति जो खुद के सुख यानी जिस कार्य में उनको सुख मिल रहा है, चाहे वो मानवता से संबंधित हो या नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं तमोगुणी वाले, तामसी यानी काला। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, कोई एक बच्चा सुबह उठने के लिए 4 बजे का अलार्म लगाता है। अगर वो बच्चा 4 बजे उठने से पहले यानी 4 बजे उससे पहले ही वो उठ जाए तो वो
सत्वगुणी वाला होगा, सतोगुणी वाला होगा। लेकिन 4 बजे अलार्म बजे और उसके थोड़ी देर बाद या फिर अलार्म बजने पर वो उठे तो वो होगा रजोगुणी वाला। लेकिन 4 बजे का अलार्म उठाए और बंद करते करते वो उठ रहा है 6 बजे, तो ऐसा व्यक्ति होगा तामसी गुण वाला, तमोगुण वाला, यानी आलसी। वो खुद क्या है, उसके सुख की इच्छा है कि अभी नहीं और 10 मिनट बाद, अभी नहीं और 10 मिनट बाद करके बहुत लेट उठता है। तो ये एक उदाहरण था। फिर आता है एक आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित वर्गीकरण, जिसमें आते हैं भावुक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति। भावुक व्यक्ति जो कि जिनमें बहुत इमोशंस यानी भाव प्रधान होते हैं, इमोशंस वाले होते हैं, जो हर चीज में, हर कार्य में भावुक हो जाते हैं, भावुकता रखते हैं, तो जहाँ पे वो इमोशंस को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं भावुक। फिर आता है सेकंड कर्मशील, जो कि कर्म को प्रधान मानते हैं, यानी वो कर्म करना जरूरी समझते हैं, वो होंगे कर्मशील। और ऐसे व्यक्ति जो कि विचार करते हैं, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले वो विचार करें, सोचें, तो वो होंगे विचारशील। जैसे कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति को कोई कार्य करना है, तो वो उस आधार पर उस कार्य को करे कि इससे भाई किसी को नुकसान तो नहीं होगा, किसी का बुरा तो नहीं होगा, तो वो भावुक में आ जाएंगे। और कर्मशील कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें तो कर्म करने से मतलब है, वो पूरा हो, यानी उसका फल अच्छा हो या ना हो, तो होंगे कर्मशील। फिर आते हैं विचारशील, ऐसे व्यक्ति जो कि कर्म करने से पहले 100 बार सोचें, उस पर विचार करें कि क्या इसमें प्रॉफिट है, क्या इसमें लॉस होगा, तो वैसे होंगे विचारशील। तो इस तरीके से आज हमने व्यक्तित्व के कई आधार पर जो उनका वर्गीकरण किया अलग अलग विद्वानों ने, वो आज हमने देखा। इस तरीके से हमने टोटल 7 तरीके के वर्गीकरण को देखा, और बीच बीच में मैंने आपको ट्रिक से भी समझाया। तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करें ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंचे। थैंक यू सो मच।